लखनऊ में आए तो बाराबंकी हमेशा बोले जो भी लाना दो लाना। ये उधर के लिए इधर के लिए। और अपने अभिनय से लोगों को गुदगुदाने वाले बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजपाल यादव अपनी फिल्म की शूटिंग के चलते जनपद बाराबंकी में मौजूद रहे। इस दौरान वह अपने पुराने चिरपरिचित अंदाज में दिखे। राजपाल यादव से विभिन्न विषयों पर बाराबंकी के पत्रकारों ने बात भी की। देखिए राजपाल यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ द कैमरा 1999 पर। कम समय में बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने वाले राजपाल यादव जी, जिन्होंने अपनी अभिनय से न सिर्फ लोगों को हंसाया बल्कि गुदगुदाया भी। आज द कैमरा 1999 पर वो हमारे मेहमान हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि फिल्म अभिनेता के तौर पर उनका सफर कैसा रहा। राजू जी, आज आप बाराबंकी में हैं, आप शूटिंग कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं। बाराबंकी के लोगों से जुड़ाव कैसा लगा आपका? बाराबंकी से मेरा आज से जुड़ाव नहीं है। हम 92 से बाराबंकी से जुड़े हुए हैं और 92 में मैं लखनऊ पढ़ने आया था तो जितना भी अयोध्या जी से लेके जहाँ भी जाना हो, और बाराबंकी चूँकि लखनऊ से गोमती नगर से तो 20-21 किलोमीटर है, तो हम लोग और चूँकि लखनऊ और बाराबंकी में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है तो हम लखनऊ का एक हिस्सा मानते हैं बाराबंकी को। तो एक एक बच्चे से लेके बूढ़े को हम बहुत प्यार करते हैं बाराबंकी। सर, शूटिंग चल रही है यहाँ पे, किस प्रकार की फिल्म है, किस प्रकार का अभिनय है, आपका किस प्रकार का रोल है? हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक इसके बारे में जानें। ये एक वेब सीरीज़ है और शिक्षा के ऊपर है और आई होप कि ये लोग सबको, बच्चे बूढ़े नौजवान सबको अच्छी लगेगी और शिक्षा के प्रति खूब लोगों का और भी अच्छा रुझान पैदा होगा। बहुत अच्छी बात है। अगर अभिनेता जिनके लाखों करोड़ों प्रशंसक हो, अगर वो शिक्षा जैसे क्षेत्र में ऐसा प्रयास करते हैं तो निश्चित ही इससे लोगों को काफ़ी जागरूकता आएगी। सर, बॉलीवुड की बात अगर करें तो आप मूवी का निर्माण कर रहे हैं, लगातार शूटिंग चल रही। बॉलीवुड की एक मूवी थी जिसके लेकर अभी काफ़ी चर्चा रही, द कश्मीर फाइल्स। तमाम उस पर विवाद भी हुए, तमाम उस पर बयान भी है और कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का जो तबका था वो उस मूवी के पूरी तरीके से समर्थन में देखते हैं। किस तरह से देखते हैं राजपाल यादव जी इसको? देखिए, ये एक फिल्म एक तरफ है और घटना एक तरफ है। जो 90 में वो घटना हुई, क्योंकि उस समय हम लोग छोटे छोटे थे, लेकिन वो एक ऐसी दर्दनाक घटना है, उसमें जो जो सफ़र किया है वो पूरी जो है हृदय से हम लोग उसका कि दोबारा कभी भी भगवान किसी भी धर्म के साथ कोई ऐसी घटना ना हो। और रही बात फिल्म की, तो फिल्म एक समाज का वो आईना है जिसमें यही बताने की कोशिश करता है कि ये घटना हमने इसलिए दर्शाई कि ये घटना, इसके अच्छे बुरे परिणाम ये हैं और आप दर्शक हैं, आप इसमें ये सोच सकते हैं कि क्या अच्छा है उसको रखो और बुरा है वो दोबारा रिपीट ना हो, वो उसके लिए एक मैसेज होता है। फिल्म जो है सबने खूब देखी और तारीफ़ की। मैं चूँकि बाहर लगातार अभी शूटिंग पे व्यस्त था तो वो फिल्म नहीं देख पाया। फिल्म मैं ज़रूर वो देखूँगा, लेकिन फिल्म ने जो है काफ़ी लोगों के बीच में संवाद विवाद पैदा किए। वो उसमें तो मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि 135 करोड़ लोगों का देश है, सबको अपनी अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है, जो जैसा सोचता है वैसा बोल सकता है। लेकिन मैं सिनेमा को ये मानता हूँ कि सिनेमा में हमेशा 3 चीज़ें होती हैं कि एक अच्छा, बुरा और एक अनुभव। अच्छा लगे उसको चुराओ, बुरा लगे उसको नेग्लेक्ट करो और बहुत बुरा लगे उसको एक अनुभव, सीख के रूप में लेके आगे बढ़ो। आपने एक बहुत बड़े अनुभव की बात यहाँ पर की है और ये तो थी फिल्मों की बात। अगर एक व्यक्तिगत जीवन पर आए तो राजपाल यादव का समय एक ऐसा था जब वो काफ़ी मुफलिसी में जी रहे थे। अगर आपकी बायोग्राफी के बारे में जानने का प्रयास करें तो ये भी पता चलता है कि आप ब्रेड खाकर भी रहे। वो समय और आज का समय किस तरह से देखते हैं इस संघर्ष को और इस सफलता को? देखिए, पहले तो आज बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आज तक कभी भी ब्रेड खाई तो मजबूती में खाई हो तो अच्छी बात है, मजबूरी में कभी ब्रेड खाने का ऐसा कोई भी भगवान ने ऐसी सिचुएशन जीवन में नहीं दी। झोपड़ी में पैदा हुए तो झोपड़ी में राजपाल पैदा हुए, तो झोपड़ी में चंद्रगुप्त भी पैदा हुए। कक्षा 6 में ये बात सच है कि कक्षा 6 में
पिताजी के साथ काम करके 15 दिन, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में धान गड़ा के 8 रुपये मिलते थे हमें और हमारे साथियों को, और वो 15 दिन में 15 अट्ठे 120 रुपये की किताबें कक्षा 6 की हमने ख़रीदी थी। तो वो हमने अपनी कमाई से ख़रीदी थी। उसमें पिताजी ने हमें खूब गले लगाया, बोले कि हमारे साथ काम करके 120 रुपये किताबें साल भर की आ गई, अब फीस हम निपटा लेंगे। तो चूँकि बचपन से हमने सपना वो देखा है जो खुली आँखों से पूरा कर सकूं। ईश्वर से रोज़ मानता हूँ कि ऐसा कोई सपना मत दिखाना जिसको खाली हवा में रहे, सपना हकीकत में ना बदल पाए। वो सपना ही नहीं देखना है जिसकी हकीकत ना बन सके। दुनिया में कोई चीज़ भी असंभव नहीं। मैं खाना बनाने का बहुत शौकीन रहा। जब हम लोग अगर पिता बोलते हैं कि जब हम लखनऊ थे, गोमती नगर में विशाल खंड 2 में रहते थे, तो हम खाना बनाते थे। हम 3-4 फ्रेंड मिलके खाना बनाते थे। खूब बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी, बहुत अच्छे से खुश रहते थे। क्योंकि हॉस्टल नहीं था उस समय बीएनए में। दिल्ली पहुंचा तो मैंने 3 साल हॉस्टल मिल गया, मेस मिल गया, तो खाना बनाने का सौभाग्य नहीं मिला। क्योंकि खाना बनाना बड़ा सौभाग्य की बात है। शाहजहाँपुर में 7 साल खाना बनाया, फिर 5 साल मुंबई में खाना बनाया। और जो आदमी के हाथ खाना बनाने के लिए तैयार रहते हैं ना, उन्हें भगवान कभी भूखा नहीं रखता है। जब लोग खाना खाने के लिए दूसरे का आसरा देखते हैं ना, उनको ब्रेड खानी पड़ सकती है। ठीक है, लेकिन हमारी थ्योरी हमेशा ये रही कि एक अंग्रेज़ी में लाइन है, अब ये आप आज मैं सोचता हूँ कि वो उस समय की मजदूरी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि लिव लाइक किंग एंड वर्क लाइक लेबर। काम करो मजदूरों की तरह, रहो राजाओं की तरह। अब जब समझदार हो गए तो पता लगा ये बाल मजदूरी थी। तो उसके मीनिंग अब दूसरे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता कि वो जज्बा और वो कुछ पढ़ाई करने का जज्बा, कुछ कर गुजरने का जज्बा, वो जो संघर्ष लोग बोलते हैं, वो एक्चुअली मैं उसको बिगनिंग मानता हूँ। और आज भी अगर 30 साल पहले की जो लाइफ है, तो कर्म और डेडिकेशन पैशन उससे कम नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा हुआ है। और संघर्ष जो उस समय थे उससे 50 गुना आज ज़्यादा हो गए। तो इसलिए जीवन जब तक है तो संघर्षों से प्यार करो। क्योंकि संघर्षों से ज़्यादातर लोग बोलते हैं बहुत परेशानी, बहुत परेशानी, बहुत परेशानी। तो ये परेशानी कैसे दूर होगी? इससे फाइट करनी पड़ेगी। और फाइट करने का मतलब है कि मेहनत है, मेहनत को संघर्ष मान लो तो वो पेन है, और मेहनत को अगर सीख और लर्निंग मान लो तो वो सुख है। तो मैं आज तक ये जीवन में आप बड़ों से, जब साधु संतों से या ऐसे बहुत मर्मज्ञ लोगों के साथ जब सत्संग के लिए बैठता हूँ, तो मुझे लगता है कि जिस आदमी के जीवन में कोई संघर्ष नहीं है वो बड़ा अधूरा है। क्योंकि सर्कल पूरा ही होता है कि जब तक आप में बोलते हैं नेटवर्क आपका शरीर का चल रहा है, तब तक जितने संघर्ष हैं मतलब उतने ही वर्क आपके पास है। अब एक वर्क मतलब कर्म, और कर्म एक कर्म है और एक कुकर्म है। तो कभी कभी अच्छे कर्म करने वाले अब कुकर्म में बदल जाते, कभी कभी कुकर्मी जो है सुकर्मी में बदल जाते हैं। कभी कभी हालात ये होते हैं, कभी कभी लोग अपने दुख से दुखी ने दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो ये ह्यूमन मेंटालिटीज़ हैं। और यही तो ऊपर वाले ने मिस्ट्री बना के रखी है कि एक बूंद आज तक विज्ञान नहीं बना पाई। चंद्रयान पे हम लोग पहुंच चुके हैं। एक बूंद ब्लड, कोई ऐसी विज्ञान नहीं है कि बच्चा पैदा करके बाद में आंख लगा दे। बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कह दी। अच्छा राजपाल जी, बॉलीवुड एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे काफ़ी लोग संघर्ष कर रहे हैं। बॉलीवुड के तमाम लोग राजनीति में एंट्री कर रहे हैं और ये आज से नहीं आ रहा, पहले चला आ रहा है। किस तरह से देखते हैं एक अभिनेता का राजनीति में? क्योंकि एक अभिनेता के तौर पर वो जनता से संवाद स्थापित करता है और राजनीति में तमाम ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं जिनको उनकी जनता के सामने समझ प्रस्तुत करना पड़ता है। किस तरह से देखते हैं एक अभिनेता को एक राजनीति के कैरियर की तरह? अभिनय अभिव्यक्ति का दूसरा नाम है, नेतागिरी अभिव्यक्ति का दूसरा नाम है, सेवा का दूसरा नाम है, सत्ता और माया ये दोनों सगी बहनें हैं।
माया ग्लैमर मतलब अभिनय के साथ रहती है, सत्ता जो है राजनीति के साथ रहती है। एक अभिनेता दुनिया में जो अभिनय करता है, जो पैदा हुआ है, वो नेता ही होता है। और जो नेता पैदा हुआ है वो सेवा के माध्यम सड़कों पर करता है, लेकिन वो अभिनेता होता है। अब अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन, और जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय। तो मुझे ऐसा लगता है राजनीति और अभिनीति ये दोनों एक माँ के बेटे हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि इसमें एक चीज़ है कि राजनीति की एक मौसी आ जाती है कूटनीति, उसमें साम दाम दंड भेद कभी कभी यूज हो जाता है। और अभिनेता के साथ माया होती है तो उसमें होती है नीति। उसमें जब तक प्योर हो तब तक प्रकृति के पास हो, और वो माया जो है वो आप सबके आपके बच्चों के दिल में डायरेक्ट स्थान पैदा करती है। राजपाल जी, अभी आपसे बात करते समय एक सवाल हमारे जहन में आया है। चूँकि हम लोग पत्रकारों को जो इंटरव्यू होते हैं वो वैसे तो गंभीर होते हैं, लेकिन आपके साथ बैठकर अपने आप पेट में गुदगुदाहट हो रही है। तो हम आज पूछना चाहते हैं कि बॉलीवुड एक इतना बड़ा क्षेत्र था, उसमें अभिनय के तमाम रूप होते हैं, तमाम अन्य रूप, हास्य ही आपने क्यों चुना आखिर? हमने हास्य कभी नहीं चुना, हमने नवरस चुने हैं। और जब आदमी ये सोचता है कि मैं इस लकीएस्ट एक्टर हूँ चार्ली चैपलिन साहब के बाद इस हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में, और जब 100 जन्म भी ले लूँ तो इस ब्रह्मांड का कभी भी कर्जा नहीं उतार सकता कि एक अभिनेता जिसने नौरस का हमेशा अपनी लाइफ में, चाहे थिएटर लाइफ रही हो, चाहे ट्रेनिंग लाइफ रही हो। एक राजपाल यादव जब जंगल में इंट्रोड्यूस हुआ तो लोगों ने बोला ये विलेन है। उसके बाद में प्यार तूने क्या किया, बोले ये कॉमेडियन है। उसके बाद मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, जैसे बोला ये हीरो है। फिर मैं मेरी पत्नी, और वो लखनऊ में हमने शूटिंग की, आज तक टॉप 10 फिल्मों में खूब पसंद की गई। वो पति पत्नी की बेस्ट कॉम्प्लेक्स को लेके स्टोरी। भोपाल प्रेयर फॉर रेन में मैं मुख्य भूमिका में हूँ। चुप चुप को मैं सपोर्टिंग भूमिका में हूँ। मैंने लगभग रिलीज़ अनरिलीज़ मिला के 25वां साल शुरू हो रहा है हमारा सिनेमा करते करते, और उसमें लगभग 200 फिल्मों का हिस्सा होने का मौका मिला। लेकिन आप विश्वास करिए, हमने 3 डायमेंशनल एक्टिंग को हमेशा चुना है, और हमने ना कभी कॉमेडी की, ना हमने कभी ट्रेजेडी की। हम हमेशा डायरेक्टर की अर्थवत्ता को फॉलो करते हैं, और अर्थवत्ता डायरेक्टर एक फिल्म के रूप में डिज़ाइन करता है, और वो फिल्म जो है वो 3 डायमेंशनल बनती है, 1 डायमेंशनल नहीं बनती है। तो उसमें डायरेक्टर जो चीज़ पहुंचाना चाहता है वो हम घोड़ों के माध्यम से पहुंचा देता है, और हम उसमें राशि घोड़ा बनने का हमेशा सपना देखते हैं। और बचपन से मान के बैठे हैं कि जब भी मनोरंजन की रेस में, मनोरंजन के अखाड़े में जितने टॉप के राशि घोड़े मिले, बोलते हैं ना कि क्रिकेट की फील्ड की तरह टॉप 11 में, तो हमेशा। अच्छा, मिलने वाली बात आपने की, तो राजपाल यादव जी का एक बार सामना जो है द ग्रेट खली से भी हुआ था, वो अनुभव कैसा रहा आपका? खली अपना भाई है, अभी अब अच्छा मित्र है, दोस्त है, और खली से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि खली जैसे लोगों से ये सीखना चाहिए। जब हमसे कोई बोलता है कि राजपाल आपसे ये प्रेरणा मिलती है, राजपाल ये प्रेरणा मिलती है, तो राजपाल को चार्ली चैपलिन से प्रेरणा मिलती है, सचिन तेंदुलकर से प्रेरणा मिलती है। कि सोचिए कि 100 क्रिकेटर 6-6 फीट, 6.5 फीट, क्रिस गेल जैसे या मैग्रा जैसे लोग, और तेंदुलकर को बॉलिंग कर रहे हैं। छक्के तो बहुत लोगों ने मारे, लेकिन 100 सेंचुरी तेंदुलकर ने मारी है। बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ये जर्नी में बहुत मज़ा आता है। और खली, अगर आज खली नहीं होते तो जनता के पास टाइम नहीं है किसी को कुछ बनाने का, तो खली को फिर लोग आइटम बना देते हैं। आइटम तो खली बने, लेकिन प्रेरणा स्वरूप आइटम बने कि एक आदमी 7 फीट 3 इंच का होके आज 100 लोगों को जो है अपनी रेसलिंग एकेडमी में शिक्षा दे रहा है, जो विश्व के मंच पे नाम कर रहे हैं। और जिस आदमी ने पत्थर तोड़ने से लेके, पुलिस से लेके, अपनी मिट्टी से जन्म लेके, तो खली हज़ारों लाखों लोगों के लिए कि जिनकी ऑड बॉडियाँ होती, ऑड बोलते हैं ना, जो थोड़ी से अब नॉर्मल दिखें, उसको वो कितना दुनिया के लिए प्रेरणा बन सकती है, हमारे लिए खली वो स्थान रखते हैं। अंतिम सवाल सर हमारा यहाँ पर है, जैसे अभी आपने बॉलीवुड की चकाचौंध की बात की, तो बॉलीवुड की चकाचौंध पे अगर एक तरह से देखा जाए तो ड्रग्स का एक धब्बा लग चुका है, और इसी के साथ में जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक फिल्म इंडस्ट्री का यूपी में लाने का निर्णय लिया है। किस तरह से देखते हैं कि इस तरह जहाँ उस बॉलीवुड पर ड्रग्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उधर योगी आदित्यनाथ ने इंडस्ट्री को यूपी में लाने का है, किस तरह से देखते हैं इसको? सर, बॉलीवुड में अगर आप चलिए
तो 100 में अब 1% 2% जो क्योंकि इतना फेमस है, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा भी देता है बॉलीवुड, तो 1% अगर कहीं पे कोई चीज़ ऐसी उठती है तो विवाद के रूप में सबसे ज़्यादा वो पैर पसार देती है। लेकिन आप उन लोगों के बारे में, ऐसे 500 परिवार में कम से कम 450 परिवार हैं जो बगैर नारियल फोड़े कोई भी शॉट नहीं लेते हैं। उनके घर में पूजाएँ होती हैं। जितनी मुझे ऐसा लगता है कि जितनी पूरी देश में जो पूजा होती है, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के यहाँ चलिए, वो अपने अपने धर्म में अपने अपने तरीके से वो बिल्कुल परमात्मा को साक्षी मान के, और फिल्म इंडस्ट्री के लोग प्योरिटी के साथ में पूजा अर्चना और कर्म सुकर्म और सामाजिक, एक बचपन से जन्म लेने से लेके बुढ़ापे तक फिल्म इंडस्ट्री अपनी हर क्षेत्र में सहभागिता निभाती है। हर परिवार में कोई न कोई एक छोटा सा विवाद उठता है, हर समाज में कोई न कोई अपवाद होता है। तो फिल्म इंडस्ट्री, रामायण में भी, महाभारत में भी, दुनिया के हर ग्रंथ में हर एक बोलते हैं कि लाइन का 2 मीनिंग हो जाता है। तो अगर अपन अपवाद में ना जाएं, बिल्कुल, तो अपवाद बहुत 1% होता है जो बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा कर देता है। लेकिन अगर उसके उल्टा सोचेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी वो एक संस्था है जो सबके बच्चों के प्राण फूंकने में, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के अपवादों को ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़रूरी है। अगर जो अपवाद है तो वो अपवाद है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं फिल्म इंडस्ट्री में, अगर उनको कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, अगर ये सही पूरे विश्व के लिए कोई भी आईना देता है तो कला देती है, और कला हवा में होती है, कला कल्पना में होती है। उसमें हम सब जितने लोग, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, कलाकार, पत्रकार, कहानीकार, चित्रकार, कथाकार, जितने भी लोग जो अपने एक दूसरे के गुणगान गाते हैं, उसमें सब वो आते हैं। और उसमें अगर छोटा सा कोई एक ऐसी चीज़ है जिसमें दोष निर्दोष क्या है, उसके लिए हमने बताया कि कानून सबके लिए बराबर। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की अगर अच्छाइयों के बारे में जाओगे तो मैं आज बोल रहा हूँ कि एक छोटे से किसान परिवार में पैदा हुआ, झोपड़ियों में पैदा हुआ लड़का, अगर मैं 100 जन्म भी लेना चाहूँ तो पूरे विश्व की सेवा टॉप 11 लोगों में मानवता के रूप में करना चाहूँगा, लेकिन जन्म बॉलीवुड में ही लेना चाहूँगा। बहुत बड़ी बात। तमाम लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, तमाम युवक युवतियां, तमाम हर उम्र के लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से लोगों को? आपके चैनल के माध्यम से मैं तो सीखना चाहूँगा, और मैसेज अगर मान लो एक भाई के रूप में या कुछ भी, तो हम वृक्ष मत बनिए। वृक्ष, बहुत आंधियाँ हैं वृक्ष तोड़ने के लिए, बीज बनिए। जिस दिन बीज बन जाओगे, कोई भी चचोड़ के गुठली फेंक देगा, चाहे घूरे पे फेंक दे, चाहे वो सड़क पे फेंक दे, कहीं भी फेंक दे, वो गुठली जो है जैसे उसको ज़मीन में गड़ने का मौका मिलेगा, चाहे कितनी भी सड़ी हुई ज़मीन क्यों ना हो, वहाँ पे वो सड़के, और जब वो किल्ला फूटता है तो वहीं से वो एक जो है पौधा निकल जाता है। और पौधा कितनी भी बकरी कूद जाए, कभी कोई खा जाता है, कभी कुछ, लेकिन जिसको बीज बनने की आदत है, वो बीज बन के जहाँ भी वहीं से उगेगा, वो वहीं पे दरख्त बन जाएगा। तो हम हमेशा दरख्त बनने की कल्पना करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये दरख्त को पैदा किया है बीज ने। बीज बनिए बस अपने आप। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग सो मच टाइम टू द कैमरा 1999। आप थे राजपाल यादव जी, जो वो मशहूर अदाकार, वो मशहूर अभिनेता हैं जिनके माध्यम से आज लाखों लोग हंस रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक संदेश यह भी दिया है कि अगर आप जीवन में सफलता के लिए कुछ भी करना चाहते हैं तो बल्कि पहले ही एक सफलतम यानी कि वृक्ष न बनिए, बल्कि उस बीज का रूप धारण करने का प्रयास कीजिए जो किसी भी प्रकार की कठिनाइयों को झेलते हुए, किसी भी प्रकार के मौसम को झेलते हुए अपने आप को वृक्ष बना लेता है। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 1999 के लिए अंकित वर्मा और सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।